पूरे सिस्टम को अगर कंसीडर करेंगे तो ऊपर लग रहा है 5 mg और नीचे लग रहा है 3 2 5 और 2 7 7 mg। नीचे लग रहा है 7 mg और ऊपर लग रहा है 5 mg। और एक्सेलरेशन जो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स छोटा है। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स छोटा है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आएगा। तो क्या लिखेंगे न्यूटन्स लॉ में? 7 mg माइनस 5 mg। ये बेटा नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, इक्वल टू लिखेंगे पूरा मास 7m इंटू एक्सेलरेशन a, 7 ma। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी, देखो 7 में 5 घटेगा 2 mg, 2 mg में 7 से डिवाइड होगा, क्या आएगा? 2g/7। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2g/7 आएगी। अब अगर मुझे बेटा इस वाली ब्रांच में टेंशन चाहिए, इस वाले में, तो मैं क्या कर रहा हूँ? नीचे की 2 बॉडी ले रहा हूँ सिस्टम, नीचे की 2 बॉडी, नीचे की अगर मैं 2 बॉडी लूँगा तो मैं आराम से T1 निकाल सकता हूँ। देखिए, तो नीचे की अगर मैं 2 बॉडी लूँगा तो T1 ऐसे लग रहा होगा, दोनों बॉडी का मिला के ये 2m और 3m, 2m और 3m, नीचे क्या लगेगा? 5 mg और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, जिसकी वैल्यू आई है 2g/7। तो अगर मैं इस पूरे के लिए न्यूटन्स लॉ लिखूंगा तो इक्वेशन आएगी 5 mg माइनस T1 बराबर 5 ma। बेटा इसमें a की वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कर ले जाओगे ऐसे। फोटो खींचो फटाफट, नोट करने का समय नहीं दिया जाएगा। तो आज हम लोग इम्पल्स पढ़ेंगे, पहले इम्पल्स पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल पे डिस्कशन करेंगे, और थ्रस्ट फोर्स पढ़ेंगे। रॉकेट वगैरह के जो सवाल हैं वो कैसे होंगे, तो 3 छोटे छोटे आर्टिकल कवर करने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि 10 बजे की क्लास है, आप 10 बजे आके खड़े हो जाइए प्लीज़, ताकि जब पोरवाल सर जैसे निकलेंगे क्लास तुरंत स्टार्ट होगी। क्लास के आखिरी के 15 से 20 मिनट मैं 12 बजे से 12:15, 12:20 तक डाउट क्लास में डिस्कस करूंगा। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो डाउट रिकॉर्ड हो जाएंगे, और दूसरा एक का डाउट दूसरे को, रिपीटेड डाउट जो लोग पूछते हैं वो भी नहीं होगा। तो आज सारे डाउट डिस्कशन क्लास में ही करूँगा मैं। तो 12 बजे से 12:20 तक क्लास में डाउट डिस्कशन होगा। चलिए फ़ोटो खींच ली, जल्दी खींच लो, और हेडिंग लगाइए इम्पल्स या लीनियर इम्पल्स। लिखो मत, फोटो खींच लो यार। हेडिंग लगाओ इम्पल्स। इस तरह के बहुत सवाल करवा चुका हूँ, तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। लीनियर इम्पल्स, या सिर्फ इम्पल्स भी कहते हैं, इसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है
इम्पल्स शब्द आया कहाँ से? आप लोगों ने बच्चों फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, F बराबर dp/dt। आप लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है, F बराबर dp/dt, कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। प्रति सेकंड जो संवेग में परिवर्तन होता है वो फोर्स के बराबर होता है। तो आप लोग इतनी बात समझ चुके हो कि फोर्स की वजह से ही मोमेंटम में चेंज आता है, संवेग में परिवर्तन फोर्स की वजह से आता है, या फोर्स मोमेंटम में चेंज करता है। तो अगर तुम देखो तो कितना मोमेंटम चेंज होगा ये दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं F इंटू, अभी लिखना नहीं है सब, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं इम्पल्स का, तो आप dp लिख सकते हो। dp है बेटा मोमेंटम में चेंज, dp क्या है? छोटा सा मोमेंटम में चेंज, संवेग परिवर्तन। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल लिखा है, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। तो मोमेंटम कितना ज्यादा बेटा चेंज होगा ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो ये कि फोर्स कितना बड़ा है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और समय कितना है dt, इस पे भी डिपेंड करेगा, टाइम इंटरवल पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं एवरेज लिखूं तो डेल्टा p/डेल्टा t है, तो तुम यहां से देख सकते हो डेल्टा p हो गया F इंटू डेल्टा t। यानी अगर छोटा फोर्स लगाओगे और ज्यादा देर तक लगाओगे तो भी मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा, और बहुत बड़ा फोर्स लगाओगे और थोड़ी देर तक लगाओगे तो भी मोमेंटम में बहुत सारा चेंज होगा, और बड़ा फोर्स लगाओगे बहुत देर तक लगाओगे तब तो बहुत ही बड़ा मोमेंटम में चेंज होगा। यानी मोमेंटम में चेंज कितनी बातों पे डिपेंड कर रहा है? दो बातों पे, फोर्स पे और फोर्स कितने समय तक लगा है इस बात पे भी। इसी प्रोडक्ट को बेटा इम्पल्स कहा जाता है। फोर्स और टाइम के गुणा को, प्रोडक्ट को इम्पल्स नाम दिया गया। इम्पल्स आवेग, आवेग बोलते हैं हिंदी में। फोर्स और टाइम इंटरवल के प्रोडक्ट को इम्पल्स कहा गया। क्यों कहा गया है? इम्पल्स शब्द इम्पैक्ट से आया, इम्पैक्ट से। जब भी बेटा कोई कोलिजन होता है, जब भी कोई टक्कर होती है, तो वहां पर जो फोर्स लगता है, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो जब बॉल बैट से हिट करती है तो बहुत कम समय के लिए संपर्क में होती है। कोई बॉल ऊपर से गिरती है जमीन में तो बहुत कम समय के लिए संपर्क में होती है, बहुत ही कम समय के लिए। आप किसी को कंटाप मारते हो तो आपका हाथ कुछ मिली सेकंड के लिए संपर्क में आता है। तो ये जो कोलिजन होते हैं, जो इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक्ट के दौरान बेटा जो फोर्स लगते हैं ये फोर्स बहुत बड़े मैग्नीट्यूड के होते हैं। ऐसा फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगे लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो उसे इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा फोर्स? जो कम समय के लिए लगे लेकिन जिसकी वैल्यू बहुत। और ऐसे फोर्स तभी आते हैं जब इम्पैक्ट होता है, जब बॉल जमीन से टकराती है तो इम्पल्सिव फोर्स आता है। आप अगर दो खंड की छत से अगर आप नीचे जंप लगाते हो तो आपके पैरों पे जो फोर्स लगेगा वो इम्पल्सिव नॉर्मल हो, वो जो टक्कर के दौरान नॉर्मल लगेगा वो बहुत बड़ा हो। बैट से जब बॉल हिट करती है तो बैट के संपर्क में जब बॉल आती है बड़े कम समय में आती है, लेकिन मोमेंटम तो अच्छा खासा चेंज हो जाता है। क्यों मोमेंटम अच्छा खासा चेंज होता है? समय तो बहुत कम है, समय तो बहुत कम है, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है। बात समझ रहे बेटा? तो जब बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगता है तो भी मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज करता है। तो यहाँ पर हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी जिसे हमने नाम दिया इम्पल्स। और इम्पल्स को अगर सच्चाई में देखा जाए तो इम्पल्सिव फोर्स के लिए ही ज़्यादा इफेक्टिवली डिफाइन किया गया था कि ऐसे फोर्स जो लगते तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हैं, dt टाइम के लिए, लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है ये भी अच्छा खासा मोमेंटम में चेंज करते हैं। और इन फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है। और इन फोर्सेस का, फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, फोर्स और समय का जो गुणा होता है, उसे हमने क्या नाम दिया? इम्पल्स। क्योंकि यही इम्पल्स ही हमें बताएगा कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है।
तो इम्पल्स जो आया है ये इम्पल्सिव फोर्स से आया है, और इम्पल्सिव फोर्स जो आते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं? जो बहुत कम समय के लिए लगे लेकिन जिनके मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा। कब लगते हैं ये फोर्स? कोलिजन में, टक्कर में, इम्पैक्ट में, बात समझ रहे हैं? तब ये फोर्स लगते हैं इम्पल्सिव फोर्स जो होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी फोर्स, एक होता है इम्पल्सिव फोर्स। ऑर्डिनरी फोर्स जो होता है वो जैसे mg लग रहा है, मेरे पैरों पे mg लग रहा है, ये ऑर्डिनरी फोर्स। मेरे पैरों पे एक आदमी जमीन पे खड़ा है, एक आदमी जमीन पे खड़ा है, नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, तो ये नॉर्मल, ऑर्डिनरी नॉर्मल है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। लेकिन अगर कोई 10 खंड की माले से गिर रहा है और वो जमीन से टक्कर मार रहा है तब भी तो नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन उसकी हड्डियां तो टूट गई। फिर क्यों टूट गई? क्योंकि वहां जो नॉर्मल लग रहा है टक्कर के दौरान वो mg के बराबर नहीं है, mg से 1000 गुना ज़्यादा होगा, तभी तो हड्डियां टूट जाती हैं। क्योंकि वहां जब टक्कर हो रही है वहां बहुत कम समय में, टक्कर होने में समय कितना लगता है? टक्कर के दौरान मिली सेकेंड का टाइम होता है कि टच करना और बॉडी का रुकना, बड़े कम समय में बॉडी टकरा के रुक जाती है। तो वहां पर क्या होता है? समय बहुत कम होता है, मोमेंटम में अच्छा खासा चेंज होता है, तो जो फोर्स होता है बहुत बड़ा होता है, इम्पल्सिव फोर्स होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा टी, तो बहुत कम समय में आदमी रेस्ट पे आ गया। डेल्टा टी बहुत छोटा होता है और डेल्टा P अच्छा खासा होता है। 60 किलो का आदमी 50 की स्पीड से टकराया और रुक गया। 60 किलो का आदमी तिखंडे से गिरा, 50 की स्पीड से सोचो टकराया और पल भर में रुक गया। तो मोमेंटम में तो बहुत भयंकर चेंज हो गया, समय पल भर मतलब मिली सेकेंड लगा, तो F की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है। यही इम्पल्सिव फोर्स की खासियत है कि टक्कर के दौरान जो फोर्स लगते हैं दे आर वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड्स, वो मैग्नीट्यूड में बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो लगते बहुत कम समय के लिए। तो उनका, मैं आप कहोगे सर बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा है, तो आप ध्यान दो डेल्टा P बराबर F इंटू डेल्टा टी। हमने कहा सर ये तो बहुत छोटा है, मिली सेकेंड है, क्या ही मोमेंटम में चेंज करेगा? तो हमने कहा अरे नहीं, मोमेंटम में चेंज हो रहा है, ये बहुत बड़ा है। तो एक बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत छोटी संख्या है। एक मान लो 0.001 है और एक है 1 लाख, तो गुणा करने से ठीक ठाक मॉडरेट संख्या आ जाएगी। तो इसका महत्व ये है कि बहुत बड़ा फोर्स भी यदि बहुत कम समय के लिए भी लगाया जाएगा तो भी अच्छा खासा मोमेंटम में चेंज आएगा। और इसी प्रोडक्ट को हमने कहा तो फिर ऐसा करते, मोमेंटम में कितना चेंज होगा वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फोर्स और टाइम दोनों पे डिपेंड करेगा बेटा। इसलिए दोनों का प्रोडक्ट जो है उसे हमने एक नई क्वांटिटी का नाम दे दिया। क्या कह दिया? इम्पल्स। हमने कहा भैया जो मोमेंटम का चेंज है वो केवल फोर्स पर निर्भर नहीं करता, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे इम्पल्स। यानी इम्पल्स जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम का चेंज उतना ही ज़्यादा होगा। और इम्पल्स दो तरह से ज़्यादा करा जा सकता है, या तो हल्का फुल्का फोर्स लगाओ, छोटा फोर्स लगाओ, ज़्यादा देर तक लगाओ, समय बढ़ा दो, और या तो बहुत बड़ा फोर्स लगा दो, कम टाइम के लिए लगा दो। तो लेकिन जो इम्पल्सिव फोर्सेस हैं जिनको देखकर ये इम्पल्स बनाया गया था, इम्पल्सिव फोर्स में फिर रिपीट कर दूं, वो फोर्स होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए लगते हैं लेकिन जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती। तो कोलिजन के दौरान दो बॉडी के बीच में लगने वाला नॉर्मल इम्पल्सिव होता है। किसी रस्सी में तुमने देखा, रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, टूट ना रही हो, फिर तुम रस्सी को ढीला करते हो, झटक देते हो, जर्क मारते हो। तो जर्क मारने से क्या होता है? तुम्हारे हाथों में मोमेंटम होता है बहुत सारा, 2.5 किलो का ये हाथ, 2.5 किलो का ये हाथ, और तुमने ऐसे झटका तो रस्सी जब फुल लेंथ पे आती तो हाथ रुक जाते हैं अचानक से। तो हाथों के मोमेंटम में भारी चेंज होता है बड़े कम समय में। तो वहाँ जो रस्सी में तनाव पैदा होता है, जो जर्क के दौरान टेंशन पैदा होता है, वो इम्पल्सिव टेंशन होता है, वो कई गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल टेंशन से। इसलिए झटका देने से, जर्क देने से रस्सी टूट जाती है तुरंत, क्योंकि तनाव अधिक हो जाता है। नॉर्मली नहीं टूटेगी, तुम झटका देके देखना तुरंत टूट जाएगी। तो ये इसका कोई उपयोग नहीं है सवालों में, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों इसे डिफाइन किया गया। ठीक है, तो अब हम आइए सवालों की मैथमेटिकल बात कर लेते हैं जिससे तुम्हारा भला होना है। इसलिए अब तक मैंने जो बातें समझाई हैं ये बस आपको एक फील देने के लिए कि इम्पल्स होता क्या है। चलिए, तो सबसे पहले बेटा लिखते हैं, इफ ए कांस्टेंट फोर्स
F acts on a body for time interval delta t, then लीनियर इम्पल्स, पूरा नाम लीनियर इम्पल्स है ना, इसे हम इम्पल्स भी कहते हैं। लीनियर इम्पल्स इज डिफाइंड एज, बेटा ऐसे डिफाइन करते हैं, जे वेक्टर बराबर फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। एफ इंटू टी लिखो, एफ इंटू डेल्टा टी लिखो, टी लिखो चाहे डेल्टा टी लिखो, मुझे आपत्ति नहीं है, मतलब समझो कि ये टाइम इंटरवल है, समय का अंतराल है, जे बराबर एफ इंटू डेल्टा। तो यदि कोई कांस्टेंट फोर्स बेटा किसी बॉडी पर लगता है, डेल्टा टी समय तक लगता है, तो उस बॉडी को जो इम्पल्स मिलता है वो हमारा एफ इंटू फोर्स इंटू टाइम इंटरवल के बराबर होता है। फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो बेटा आप यहां देख सकते हो बेटा कि जो इम्पल्स होता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा एसआई यूनिट अगर आप देखोगे, एसआई यूनिट, तो बेटा फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और टाइम का यूनिट होगा सेकेंड। तो जो एसआई यूनिट होगा बेटा वो न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। इसकी बेटा जो डायरेक्शन होगी, तुम देखो समय की तो कोई डायरेक्शन है नहीं बेटा, है ना, तो जे की जो डायरेक्शन होगी बेटा, जो डायरेक्शन होगी इम्पल्स वेक्टर की, वो होगी अलोंग द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में होगी। जो इम्पल्स की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी। इम्पल्स की जो डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में होगी। अभी लिखवाने वाले हैं। तो बेटा कांस्टेंट फोर्स का इम्पल्स होगा फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल लग रहा हो, समय के साथ बदल रहा हो, लगातार कांस्टेंट ना हो, तो इम्पल्स कैसे निकालते हैं, इस बात पे थोड़ा ध्यान दें सभी लोग। क्या इतनी बात लिख ली? कोई लिख रहा है क्या? लिख लो। आइए बेटा, तो बेटा अगर फोर्स वेरिएबल है, ध्यान दो, इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर वेरिएबल है फोर्स, मतलब समय के साथ बदल रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटे समय के लिए इम्पल्स निकालते हैं डी जे। चूँकि बेटा अगर कोई फोर्स बदल भी रहा है तो बहुत थोड़े से समय के लिए हम उस फोर्स को कैसा मान सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स मान सकते हैं। बहुत थोड़े से फोर्स के टाइम के लिए बेटा dt समय के लिए उस फोर्स को कैसा मान सकते हैं, कांस्टेंट। तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा
तो dt समय के लिए फोर्स अगर कांस्टेंट मान लेंगे तो F इंटू डेल्टा टी वाले फॉर्मूले से इम्पल्स F इंटू डी हो जाएगा, वो छोटे से मोमेंटम चेंज के बराबर हो जाएगा, सॉरी इम्पल्स के बराबर dj लिख देंगे। अब होगा क्या कि अगर हमें पूरा मान लो इम्पल्स बताना है तो फिर हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। ऐसे छोटे छोटे टाइम पे निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फिर से समझो, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो पहले dt समय के लिए इम्पल्स निकालेंगे तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dt होगा। फिर अगर बड़े इंटरवल के लिए निकालना होगा तो टाइम की लिमिट लगा देंगे, 1 सेकंड से मान लो 4 सेकंड के बीच में या 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में, तो टाइम की लिमिट लगा करके हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रल एफ डी टी हमारा क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम पढ़ा चुके हैं, ग्राफ में इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया जाएगा तो उसका जो एरिया होगा वो भी हमें क्या बताएगा, इम्पल्स बताएगा। तो बेटा यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इम्पल्स होगा वो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें इम्पल्स बताने वाला है। इतनी बात लिखो अभी। तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो जे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन एफ डी टी, टाइम की लिमिट t1 से t2 लगाएंगे जो दी जाएगी एग्जाम में। और एरिया जो इंटीग्रेशन होता है वो ग्राफ में एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बना दूँ, मान लो यहाँ बेटा टाइम लिखा हो, यहाँ फोर्स लिखा हो और इस तरह से हमारा, और हमसे पूछा जाए बताओ इम्पल्स कितना होगा। ये वाला एरिया अगर A1 है, ये वाला एरिया अगर A2 है, ये वाला एरिया अगर A3 है, तो भैया देखो ये बेटा यहाँ पर फोर्स हमने कौन सी एक्सिस पे बनाया है, y। x के ऊपर y कैसा होता है, पॉजिटिव। यहाँ फोर्स कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ फोर्स कैसा है, यहाँ फोर्स कैसा है। और फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या होता है, इम्पल्स, j बराबर एफ डी टी। तो ये dt में तो बेटा कोई वेक्टर तो है नहीं है, dt में तो कोई डायरेक्शन है नहीं, तो जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही है। तो जहाँ फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा इम्पल्स भी पॉजिटिव होगा, जहाँ फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा इम्पल्स भी नेगेटिव होगा, और फिर यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये बेटा पॉजिटिव इम्पल्स को बताएगा, ये नेगेटिव इम्पल्स, ये पॉजिटिव इम्पल्स। तो जब हम एरिया लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे A1 माइनस A2 प्लस A3, ये हमारा इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का इम्पल्स प्लस A1 है, यहाँ से यहाँ तक का इम्पल्स माइनस A2 है, यहाँ से यहाँ तक का इम्पल्स प्लस A3। तो जो इम्पल्स होगा वो हमारा फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से भी बेटा हम इम्पल्स निकाल सकते हैं।
देखिए अब बेटा लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसे बोलते हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है कि जैसे बेटा हम लोगों ने अगर बहुत सिंपल देखें, वैसे तो सीधे सीधे कैसे भी डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि इम्पल्स मान लो किसी भी अगर फोर्स डेल्टा टी टाइम तक लग रहा है तो मान लो जे है हमारा बेटा एफ डेल्टा टी, है ना, एफ डेल्टा। कांस्टेंट वेरिएबल दोनों के लिए प्रूव कर सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एफ को हम सीधे सीधे लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी देखो कट जाएगा। तो जे जो है जिसे आप इम्पल्स कह रहे हो, जो कि फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है, वो डेल्टा पी के बराबर है। डेल्टा पी समझते हो बेटा? बताओ किस डेल्टा पी क्या है यहाँ पर? चेंज इन फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसी को बच्चों इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा जाता है कि जो इम्पल्स होता है किसी भी बॉडी पे, जो लीनियर इम्पल्स मिलता है, ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अच्छा, किसी बॉडी के मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता है ना सबको? ये हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर। मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ। P बराबर mv। तो फाइनल मोमेंटम mv2 माइनस इनिशियल मोमेंटम mv1। तो अगर मुझे बेटा यहाँ P की वैल्यू लिखनी हो तो बताओ क्या लिखेंगे? mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, है ना? ऐसे तो लिखेंगे। P फाइनल हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, है ना, अगर एक बॉडी के लिए लगा रहे हैं तो। बट ये तो अंडरस्टूड होगा, इसलिए ये नहीं लिख रहे हैं हम लोग। एम पी बराबर एम वी तो हमें पता होता है। तो इम्पल्स में बेटा इतनी थ्योरी है जो मैंने एक साथ आपको बता दी। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर एक एक करके मैं हर डेफिनेशन पे सवाल आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। अगर आपने लिख लिया है तो ऊपर से जहाँ से इम्पल्स डिफाइन किया है एक नज़र मार लो फटाक से। तो बेटा शुरुआत से अगर हम देखें कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इम्पल्स में, देखिए सबसे पहले बेटा हम लोगों ने इम्पल्स में पढ़ा कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स F बॉडी पे लग रहा है डेल्टा टी टाइम के लिए, तो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। इसे हिंदी में आवेग कहते हैं। यानी जो इम्पल्स होता है वो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल होता है। मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स कम समय के लिए लगाया जाए तो भी इम्पल्स अच्छा खासा आएगा, छोटा फोर्स बहुत देर के लिए लगाया जाए तो भी इम्पल्स अच्छा खासा आएगा। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इम्पल्स किस डायरेक्शन में होता है अगर कोई पूछे तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
क्योंकि टाइम इंटरवल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका SI यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड होगा। न्यूटन को मास इंटू एक्सेलेरेशन लिख सकते हो, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर से एक सेकेंड कट जाएगा तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड भी कर सकते हो। या जैसे आपने देखा कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, तो इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट सेम होगा। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो kg मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड को kg मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, तो वो भी यूनिट आपका SI यूनिट होगा। डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स के अलॉन्ग होगी। तो कांस्टेंट फोर्स अगर लग रहा होगा, ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो बस फोर्स और टाइम को गुणा करना है, इम्पल्स आ जाएगा आपका। लेकिन अगर फोर्स बदल रहा होगा समय के साथ, तो टाइम का फंक्शन दिया होगा, जैसे F बराबर टी स्क्वायर, F बराबर 3t+5, F बराबर sin t। तो जब फोर्स समय का फंक्शन दिया जाएगा तो वेरिएबल फोर्स होगा। तो वेरिएबल फोर्स में क्या करते हैं कि फोर्स अगर वेरिएबल है तो इम्पल्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते, तो बहुत छोटा टाइम लेते हैं dt। इतने छोटे टाइम के लिए फोर्स को कैसा माना जा सकता है, कांस्टेंट माना जा सकता है। तो फोर्स इंटू dt टाइम, ये हमारा इम्पल्स आ जाएगा छोटे टाइम के लिए। फिर बड़े टाइम के लिए अगर निकालना है तो टाइम की लिमिट लगा के जो भी दी जाएगी 1 से 2, 4 से 5, 0 से t, वो इंटीग्रेट कर लेंगे तो इम्पल्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन का जो ग्राफिकल मीनिंग होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है, 1D मोशन में पढ़ाया है। स्लोप का मीनिंग होता है, डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप होता है, dy/dx स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इससे ये वाली बात लिखी कि अगर हमें फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाएगा तो उसके एरिया से हमें इम्पल्स मिलेगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया समझने के लिए कि जो ऊपर का एरिया होगा हम पॉजिटिव लेंगे, चूँकि यहाँ फोर्स पॉजिटिव है, और नीचे का एरिया लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, चूँकि फोर्स की डायरेक्शन में ही इम्पल्स होगा। तो अगर फोर्स पॉजिटिव होगा तो इम्पल्स भी पॉजिटिव होगा, फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो इम्पल्स भी नेगेटिव होगा। तो ये एरिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से टोटल इम्पल्स आ जाएगा। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, नीट में ज़्यादातर सवाल इसी थ्योरम से यूज़ होते हैं। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है कि जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। मैंने बताया आपको था कि इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम है, आप ऐसे समझ सकते हो। जो इम्पल्स है वही चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, जो फोर्स और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल से बता दिया, मैं इंटीग्रेशन वाले से भी प्रूव करके दिखा सकता था, ठीक है। इंटीग्रल f dt लिखूंगा, फिर f को dp/dt लिख के भी प्रूव कर दूंगा। बट हमें याद रखना है, हमारे लिए प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक सरल उदाहरण लेके मैंने प्रूव कर दिया कि भाई देखो इम्पल्स f इंटू टाइम इंटरवल है, f को Δp/Δt लिख सकते हैं, टाइम कट जाएगा, ΔP के बराबर आ जाएगा। यानी जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। चेंज में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब भी इम्पल्स लिखेंगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये याद रखना लैंग्वेज में कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल थ्योरम होती हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, न्यूटन्स लॉ, ऐसे ये भी वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम होती है मैकेनिक्स की, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। बहुत तगड़े तगड़े सवाल सॉल्व होते हैं। वो अलग बात है कि हमारे सिलेबस में हल्के हल्के सवाल आएंगे। तो इम्पल्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो। हमेशा ध्यान रखना फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। ये मत भूलना कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सीधे सीधे वैल्यू मत घटा देना। मतलब मोमेंटम से मोमेंटम घटाओगे तो वेक्टोरियली घटेगा, जैसे वेक्टर घटाए जाते हैं। तो mv2 वेक्टर माइनस mv1 वेक्टर, ठीक है। तो अब हम एक एक करके सवाल कर लेते हैं, कैसे सवाल बन सकते हैं। छोटे छोटे सवाल मेरे साथ लिखना, हर सवाल में हमें 15 से 20 सेकंड लगेगा। एक कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी जिसका मास 4 किलोग्राम है फॉर 8 सेकेंड्स। फाइंड आउट नंबर 1 इम्पल्स, नंबर 2 स्पीड ऑफ बॉडी आफ्टर 8 सेकेंड इफ initially it was at rest।
बेटा कांस्टेंट फोर्स का मतलब है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ नहीं चेंज होगा। तो इन्होंने कहा है कांस्टेंट फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स 4 किलोग्राम की बॉडी पे लग रहा है 8 सेकेंड के लिए। तो पहला तो ये बताना है कि बताओ इस बॉडी को कितना इम्पल्स मिलेगा, इम्पल्स कितना मिलेगा। तो पहला सवाल है, हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। इम्पल्स होगा फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, या एफ इंटू टी लिख दे, कोई आपत्ति नहीं है, एफ इंटू टी भी लिख सकते हो। टी लिखो, डेल्टा टी लिखो, सिंबल में कुछ नहीं रखा है, मतलब समझ आना चाहिए। टी का मतलब टाइम इंटरवल, कितने समय के लिए लगाया गया फोर्स। तो बताओ जे की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे। फोर्स कांस्टेंट है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया गया 8 सेकंड के लिए, तो 80 न्यूटन इंटू सेकेंड इतना इम्पल्स होगा। क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ रहा है बेटा सभी को। पहली परिभाषा यूज करी है, जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी। क्या सबको समझ में आ गई ये बात। अब क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हम स्पीड कैसे निकालें। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। तो जो जे होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर। मतलब फाइनल मोमेंटम mv2 माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। वन डायमेंशनल केस है। वन डायमेंशनल में कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी, बॉडी रेस्ट पे थी और उस पर कांस्टेंट फोर्स लगाया है, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी सीधी, है ना। तो मोमेंटम जे की वैल्यू आई है 80, मोमेंटम 4 किलोग्राम मास है, v2 हमें चाहिए, पहले बॉडी रेस्ट पे थी। तो देखो ये जे बराबर डेल्टा पी लगा दिया, तो v2 की वैल्यू मुझे लगता है बेटा आपको 20 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। पहले बेटा फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो हमें इम्पल्स मिल गया, फिर जो इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। असाइनमेंट लाओ मुझे। बेटा कोई डाउट है इसमें। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल से हमने इम्पल्स निकाला, और इम्पल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं। बेटा एक बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है 4t 3t स्क्वायर प्लस 4t न्यूटन। ये फोर्स यहाँ पे लिख सकते हो, ए फोर्स F बराबर दिस एक्ट ऑन ए बॉडी। एक बॉडी पे लग रहा है जिसका मास 2 किलोग्राम है। एट t बराबर 0 बॉडी की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। 0 ही ले लेते हैं, ये गिवन है। फाइंड आउट नंबर 1 इम्पल्स फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 4 सेकेंड के बीच में कितना इम्पल्स मिलेगा। चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड। स्पीड एट 3 छोटे छोटे सवाल बेटा इसमें हमने पूछे।
अब मुझे बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो नोट्स देख के बताओ, अगर याद ना आ रहा हो कि इम्पल्स निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे। इंटीग्रेशन करोगे, J बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से 4 के बीच में करो इंटीग्रेट। t की पावर n का इंटीग्रेशन आता है, t की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बेटा पहले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो बेटा ऐसे करेंगे, J बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी 0 से 4, ठीक है, ये करेंगे बेटा। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो ऐसे निकालते हैं इम्पल्स, मैं बता चुका हूँ आपको। तो चलो इम्पल्स देखो कैसे निकालेंगे। 3t² इधर आएगा, 4t आएगा, dt आएगा, 0 से 4 आएगा। अब देखो t² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। t की पावर अगर n हो तो पावर n+1 कर देते हैं, अपॉन में n+1, तो t की पावर 2+1, 2+1 बेटा t की पावर 3 अपॉन 2+1 3। t का इंटीग्रेशन t की पावर 1 है तो t की पावर 1 पावर में बढ़ा देते हैं, तो 1+1 t की पावर 2 होगा, और नीचे बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 होगा, 0 से 4। देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो देखो ये t³ आएगा, t³ प्लस 2t²। तो पहले t की वैल्यू अपर लिमिट पुट कर दें, t बराबर 4 लिखते हैं, बेसिक मैथ्स में पढ़ा है, 1D मोशन में पढ़ाया है इंटीग्रेशन में। तो t बराबर 4 रखेंगे, तो t बराबर 4 रखो, t³ में क्या आएगा बताओ। तो t बराबर 4 का होल क्यूब प्लस 2, t की जगह 4 रखो तो 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाओ, फिर t बराबर 0 रखोगे तो सब 0 0 हो जाएगा। कितना आएगा? तो ये जो इम्पल्स आ जाएगा 64 32 96 आ रहा है क्या? 96 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये पहला आंसर है। क्या आपका आंसर आ रहा है? ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है बस बेटा। t की पावर n का इंटीग्रेशन बेटा आना चाहिए, देख लो t की पावर n का इंटीग्रेशन बेटा होता है t की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। पावर में एक बढ़ा देते हैं, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अगर उस हिसाब से करेंगे, अगर किसी को नहीं आता है थोड़ा देख लो, तो t² का करेंगे तो पावर बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। t कर रहे हैं t का, तो t का कर रहे हैं तो t की पावर 1 बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे पावर 1 है ना, तो 1 बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे। पावर अगर पावर 4 है, t³ है मान लो, तो कैसे करेंगे, पावर बढ़ाएंगे तो 3 को बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला चलता है। अब मान लो कुछ ना हो, मान लो ऐसे लिखाओ dt, तो यहाँ 1 मानते हैं, 1 को मान लेते हैं t की पावर 0, तो ये t की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये t आ जाता है। तो जो 1 का इंटीग्रेशन होता है वो t आ जाता है, ये 1 लिखा है t की पावर 0, है ना। ये सारी चीज़ें बताई हैं 1D मोशन के लेक्चर में, मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर इम्पल्स मिल जाएगा। इम्पल्स, दूसरा सवाल पूछा है चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो क्या इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम है? तो ये भी हो जाएगा 96 न्यूटन इंटू सेकेंड। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
फिर मान लो हमसे कहे स्पीड बताओ, तो जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, 96 के बराबर है। मोमेंटम क्या लिखेंगे, P फाइनल, तो m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल, इसको 96 के बराबर कर देंगे। भाई इम्पल्स 96 आया है तो चेंज इन मोमेंटम 96 होगा। v1 कितना दिया है, 0, अगर 0 ना दिया हो तो 0 नहीं रखेंगे। mv2 बराबर 96, तो बताओ v2 बराबर क्या आ जाएगा, 96 बटे मास, मास कितना दिया था 2 किलोग्राम, तो 48 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने 3 सवाल आपसे पूछ लिए, 2 सवाल और पूछ सकते हैं हम आपसे। अगर आप स्पीड निकाल सकते हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते हो, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो हो सकता है वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले। अच्छा ये बताओ, अगर आपको डेल्टा पी पता है, चेंज इन मोमेंटम पता है, तो एवरेज फोर्स भी तो पूछ सकता है। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला बताओ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डी पी बाई डी टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस फोर्स। अरे पहले ही लेक्चर में बताया था न्यूटन से, एफ बराबर डी पी बाई डी टी इज इंस्टेंटेनियस फोर्स और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एवरेज फोर्स। तो डेल्टा पी तो तुम्हारे इम्पल्स के ही बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा पी को 4 सेकंड से डिवाइड कर दो, 24 चौको 96, तो 24 न्यूटन क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं उतना आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली है क्या, मुझे लगता है अगर नीट में ये सवाल आएगा तो वो इम्पल्स पूछ के सेटिस्फाई हो जाएगा आपसे, और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पल्स को डेल्टा पी के बराबर करके स्पीड निकलवा लेगा। आगे नहीं पूछेगा ना, क्योंकि इतना समय नहीं दे रहा ना आपको करने के लिए, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी निकलवाए या एवरेज फोर्स निकलवाए, इस बात के चांस बहुत कम है। कठिन ही बनाना है तो भले ही निकलवा ले कि नहीं मुझे परवाह नहीं है, मुझे बैंड बजानी है बच्चों की, मतलब कठिन नहीं है, टाइम टेकिंग है, कठिन नहीं बोलेंगे, थोड़ा समय लग जाएगा, 1 डेढ़ 2 मिनट लग सकता है। लेकिन आप देख रहे हो कि 5 सवाल सीधे सीधे बन सकते हैं फोर्स का फंक्शन देके। पहला सवाल इम्पल्स का, दूसरा चेंज इन मोमेंटम का, तीसरा स्पीड का, चौथा काइनेटिक एनर्जी का, और 5वां एवरेज फोर्स का। 5 सवाल सीधे सीधे बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 सवाल बनते हैं इस पर, और 5 सवाल कैसे सॉल्व होते हैं ये प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए। अगर आप कोई बेसिक चीज़ें जो बताई जाती वो अगर रहें आपके दिमाग में कि हाँ फोर्स का फंक्शन देके इस तरह से सवाल बनाया जा सकता है, और अगर खुद से बनाने लगो सवाल तो समझ जाओ कि मतलब फिजिक्स तुम बहुत ही परिपक्वता के साथ सीखने लगे। जब खुद सवाल बनाने लगो तुम्हें ये लगे नहीं मैं ऐसे बना सकता हूँ इस पे सवाल, मैं ऐसे बना सकता हूँ। चलिए लिख लिया लिख लिया बेटा सभी ने, कोई लिख रहा है? कौन लिख रहा है? लिख रहे हो? जल्दी लिखो। नहीं चलो, ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है क्या? मैक्सवेल एक्सेल सबको ले आ दिए तुमने? ब्लैक बॉडी हमारे लिए छोड़ दिया सर ने। बढ़िया, लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस, भैया भोकाल है। तो बताओ रदरफोर्ड क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए स्टेबिलिटी? डायरेक्शन चेंज हो रही तो उससे क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन, फिर एनर्जी लॉस हो रही है, तो बढ़ रही कि कम हो रही है, फिर उससे अच्छा एनर्जी कम हो रही तो पास आ रहा है, तो एनर्जी कम हो रही तो पास क्यों आ रहा है? नहीं, अगर एनर्जी घटेगी तो पास ही आएगा, ये कैसे कह सकते हो? अच्छा चलो बढ़िया है। खैर तो इसे एक सवाल और करेंगे बेटा। तो फोर्स वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दे देता हूं मैं आपको। ये 10 है,
ये 10 है, ये न्यूटन है, ये सेकंड है। 10 के बाद ये मान लेते हैं 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है और ये 35 सेकेंड। ये सेम पॉइंट के सामने आ रहा है और ये भी -10 न्यूटन आ रहा है। बेटा एक फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, एक फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या क्या फाइंड आउट करना है? एक तो बताना है इम्पल्स, इम्पल्स बताना है कहाँ से कहाँ तक, t बराबर 0 से t बराबर 35 सेकेंड तक। दूसरा बताना है चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 35 सेकेंड। तीसरा बताना है एट t बराबर 0 जो वेलोसिटी गिवन है इनिशियल वो 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 35 सेकेंड। मास गिवन है 10 किलोग्राम। और चौथा बताना है एवरेज फोर्स फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 35 सेकेंड्स। मुझे नोट्स देख के बताओ कि तुम इम्पल्स फोर्स टाइम ग्राफ से इम्पल्स कैसे निकालोगे। अभी अभी पढ़ा था ना, ऊपर का एरिया कैसे लोगे पॉजिटिव, नीचे का एरिया कैसे लोगे, करो। इम्पल्स आ जाएगा तो फिर आगे के सवाल तो आ ही जाएंगे। बेटा पहला सवाल अगर दिख नहीं रहा तो मैंने पूछा इम्पल्स फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 35। दूसरा बेटा लिखना ना पड़े तो मैंने चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा p लिख दिया, चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 35। तीसरे में बेटा मैंने बताया है कि t बराबर 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी पॉजिटिव डायरेक्शन में +5, तो t बराबर 35 है। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 35, फाइनल वेलोसिटी बतानी है। मास दिया है मैंने 10 किलोग्राम, ठीक है। और फिर मैंने चौथे में पूछा है कि पूरे 35 सेकेंड के लिए औसत बल क्या होगा, एवरेज फोर्स क्या होगा। और मैं पूरे 2 मिनट का समय दूंगा ताकि आप चारों पार्ट आराम से सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकें। करिए, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप करिए पूरा 2 मिनट में। हाँ बेटा इम्पल्स बताओ कितना आया, 125 आएगा। अच्छा देखो इस एरिया निकालेंगे बेटा, J बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन f dt, तो ये एरिया से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये एरिया हो जाएगा 10 गुणा 10, कितना आएगा ये एरिया 100, ये एरिया 100 आएगा, ठीक। ये एरिया 100 आएगा। ये वाला एरिया बताओ कितना आएगा, ये 5 और 10, देखो आधार हो गया 5, लंब हो गया 10, आधार गुणा लंब बटे 2, तो 10 गुणा 5 बटे 2, तो ये वाला एरिया कितना आएगा 25, ये एरिया 25 आएगा, ठीक। फिर देखो ये वाला आधा, ये भी 25, ये भी 25, देख रहे हो कि नहीं। ये अगर मैं पूरा लिख लूँ एक साथ तो ये वाला एरिया कितना आएगा 50। कैसे 50 आएगा, 15 से 25 कितना होगा बेस 10, गुणा ये वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया 10, 10 इंटू 10 बटे कितना आ गया 2, तो ये भी 50 आ जाएगा। बेटा फिर से समझो, 10 से लेकर 15 तक ये जो आधार की लंबाई है ये 5 होगी, ये बेटा 10 होगी, 10 इंटू 5 बटे 2,
10 इंटू 5 50 होता है, बटे 2 25 आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 से लेकर 25 तक 10 होगा और ये 10 होगा। 10 गुणा 10 100 बटे 2 कितना आता है 50। तो ये पूरा 50 आएगा। ऐसे ये भी 50 आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इम्पल्स लिख लेते हैं। 100 बेटा आ गया पॉजिटिव, 25 आ गया पॉजिटिव, माइनस 50 प्लस 50, तो मुझे लगता है 125 न्यूटन इंटू सेकेंड आएगा। आएगा ना? क्या सभी का 125 आ रहा है? तो पहला आंसर है 125। एक सवाल तो यही हो गया। ये एक सवाल नहीं, 4-5 सवाल हैं, तुमसे एक ही पूछा जाएगा और पूरी बात इंपॉर्टेंट जरूरी कि इम्पल्स ही पूछा जाएगा अगर आएगा, क्योंकि नीचे के सवाल इसके आगे ही सॉल्व होंगे, है ना। तो बट फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते हैं, अच्छे सवाल भी आते हैं हमारे एग्जाम में। और जब हाई स्कोर करना हो तो छोड़ नहीं सकते कुछ भी, है ना। ये नहीं देख सकते कि ये चीज़ ऐसे नहीं आती वैसे नहीं आती, जैसे नहीं आती वैसे ही आ सकती है। ठीक, तो आइए देखिए क्या है। दूसरा सवाल है चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स है बेटा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये भी 125 न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा, या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड भी यूनिट होगा। तीसरा आ जाता है इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो फाइनल स्पीड चाहिए, तो बताओ जो इम्पल्स होगा वो डेल्टा पी के बराबर होगा, यानी फाइनल m इंटू V2 माइनस m इंटू V1। चलो एक एक करके वैल्यू रख देते हैं। बताओ इम्पल्स की वैल्यू क्या आई। इम्पल्स आया है 125, मास 10 kg है, V2 माइनस 10 kg। V1 कितना था बेटा? 5 था, तो 50 इधर आ जाएगा, तो 175, 50 जोड़ देंगे 10 V2, तो V2 आ रहा है बेटा 17.5। अच्छा बताओ, अगर V2 आ गया है तो हाफ mv² लगा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी अगर पूछे तो। ठीक, वो हमने पूछा नहीं आपसे। फिर हमने कहा एवरेज फोर्स बताओ, तो एवरेज फोर्स की डेफिनेशन लिखा चुका हूँ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है जो इम्पल्स के बराबर होता है। तो ये है 125 और टाइम इंटरवल है 35, 5 से डिवाइड कर दो, 25/7 न्यूटन। ये बेटा एवरेज फोर्स आ जाएगा। अब इसमें से जिस पार्ट में डाउट है आप मुझे बताइए, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। हमारी असाइनमेंट के पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। असाइनमेंट के पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 25। आ गया क्या? पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 25। कितना आएगा?
यही लिख रहे हो क्या अभी? एरिया से निकालेंगे तो जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, देख लो 0 हो जाएगा। 25 अगर देखोगे ऐसे दिया है, तो ये एरिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये दोनों मिला के ये दोनों बराबर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों बराबर हैं, तो ये 0 आ जाएगा इम्पल्स। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है ना। इम्पल्स 0 आ जाएगा तो एवरेज फोर्स 0 आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम 0 आ जाएगा, है ना, चेंज इन मोमेंटम 0 आ जाएगा। इसमें एक सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 34 दिया है। 34 में फोर्स लिखा है 500 माइनस 100t, और इन्होंने कहा है कि इम्पल्स बताइए, इम्पल्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इम्पल्स बताइए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जरा फोर्स को देख के बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो इम्पल्स कैसे निकालोगे बताओ? F इंटू टी कर दें, F इंटू टी कि इंटीग्रेशन एफ डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे ना तो 0 से t टाइम में बताना है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 500 माइनस 100t और dt कर देते हैं। तो बताओ 500 के साथ तो कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, तो 500 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 500t, और 100t का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, 0 से t, तो 0 पे रखोगे तो यही आएगा 500t माइनस 50t², और 0 रखोगे तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 500t माइनस 50t², कौन सा करेक्ट है? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है ना। फंक्शन दिया जाएगा तो पूरे चांस हैं कि फिर हमसे इम्पल्स ही पूछा जाएगा ना। एक बहुत ही यूनिक सवाल है इम्पल्स में, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, जेई और नीट दोनों में। एनसीईआरटी का सवाल है एक्चुअली ये, और ये जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 40, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4040, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई परेशानी की? ये तो 0 0 हो गया ना, तो 0 यही तो आएगा। इतना घूर घूर के देख रहे हो तुम लोग इसको, क्या बात, कोई डाउट है क्या? बेटा ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है यार, ये मतलब एनसीईआरटी का सवाल है। अब डेटा तो मुझे नहीं पता है कि इन्होंने डेटा वही लिया है कि नहीं लिया। ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख के इन्होंने इम्पल्स पूछा। आईआईटी में आया 2009 में एडवांस में। हालांकि जो आईआईटी का सवाल था कंसेप्ट यही था, उसमें ऐसा था, उसमें ग्राफ ऐसा दिया था इस तरह से। तो उन्होंने यहाँ हर जगह इम्पल्स मिल रहा था, उन्होंने कहा था जहाँ जहाँ स्पाइक है वहाँ वहाँ कितना इम्पल्स मिल रहा है, उसी लॉजिक पे ये सवाल है, ठीक है। कुछ ऐसा ग्राफ दिया बेटा, ये ऐसा, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। t बराबर 2 दिया है, यहाँ t बराबर 4 है, यहाँ t बराबर 6 है, और ये पोजीशन है 6 मीटर, नहीं ये 4 है, ये 2 है, और ये यहाँ 6 है। तो पोजीशन है मीटर, 1D मोशन है, 1D मोशन, टाइम है सेकंड में ना। अब इन्होंने कहा कि बताओ t बराबर 2 पे इम्पल्स बताओ, एट t बराबर 2 पे इम्पल्स बताओ। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार किसी एक क्षण पे इम्पल्स पूछा, इम्पल्स तो dt या डेल्टा t टाइम इंटरवल के लिए होता है। बेसिकली बेटा यहाँ ये इम्पल्सिव फोर्स होता है,
तो इम्पल्सिव फोर्स का टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। जैसे दीवार से बॉल को फेंक के मारना, तो दीवार से बॉल टकराने और रिबाउंड करने में समय तो ज़्यादा होता नहीं, अचानक से वेलोसिटी चेंज होती है, अचानक से। तो कई बार वो इंटरवल ऑफ टाइम आपको दिया नहीं जाता, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो आपको बोलेगा कि जिस मोमेंट में बॉल से दीवार से टकरा रही उसमें बताओ मोमेंटम चेंज कितना हुआ। अब मान लो ठीक 9 बजे दीवार से टकराई, तो ऐसा तो है नहीं कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक दीवार के चिपकी हुई थी, मिली सेकेंड में रिबाउंड कर गई। तो मैं ऐसे पूछूंगा कि 9 बजे बताओ कितना इम्पल्स मिला इसको, तो 9 बजे कितना इम्पल्स मिला, इसका मतलब वो जो मिली सेकेंड के लिए दीवार के कांटेक्ट में बॉल आई है, उस मिली सेकेंड में कितना इम्पल्स उसको मिला है। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ न तुम्हें फोर्स बताया गया है, न तुम्हें इंटरवल ऑफ टाइम बताया गया है। तुम कुछ सोचते हैं कि ये 2 सेकेंड दिया है, फोर्स अगर पता चल जाए तो F/T कर दें, ये वो T नहीं है, ये घड़ी का समय दिया है कि इस समय पर कितना इम्पल्स मिला है। तो तुम ये देखोगे कि इस समय पर अचानक से वेलोसिटी चेंज होएगी, अचानक से मोमेंटम अचानक से चेंज होएगा। तो मैं आपको 1D मोशन की याद दिलाता हूं, याद ताजा करता हूं कि v बराबर क्या पढ़ा था, dx/dt, याद है कि नहीं। यानी जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप था वो हमें क्या बताता था, वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता था। इस वाली लाइन का स्लोप बताओ कितना है, तो tan थीटा स्लोप होता है, ये वाली है 4, ये वाली है 2, 4/2, इसका स्लोप 2 हो जाएगा, और इसका जो स्लोप है वही वेलोसिटी बता रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक स्लोप कांस्टेंट है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझना बेटा, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक गाड़ी अचानक से 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही। और तुम देखो t बराबर 2 सेकेंड के अगले ही पल, इसके ठीक अगले ही पल देखो लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई। बताओ इसका स्लोप कितना है, यानी धड़ाम से वेलोसिटी 0 हो गई। कैसे हुआ होगा, मान लो एक दीवार होगी, दीवार, एक बॉडी को तुमने 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ फेंका होगा। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी जो, और दीवार से टकराई और रुक गई, इन इलास्टिक कोलिजन हुआ होगा। दीवार से टकराते ही रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 होने का मतलब पोजीशन कांस्टेंट हो गई। अरे स्लोप 0, पोजीशन कांस्टेंट है ना यहाँ पे, देखो मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है अब। यानी पहले एक बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से चली जा रही थी, जैसे x बराबर 6 पे पहुंची, धड़ाम से किसी चीज से टकराई और रुक गई, रेस्ट पे आ गई। विद इन नॉट मिली सेकेंड का टाइम लगा होगा, वो चीज यहाँ दिखाई नहीं, उन्होंने सडन दिखा दिया, टकराते ही रुक गया बहुत कम समय के लिए। तो ये जो पॉइंट, ये जो क्षण है, जो घड़ी में 2 सेकेंड का टाइम हो रहा, इसके पहले अगर देखोगे, मान लो यहाँ t बराबर 2 सेकेंड पे टक्कर हो रही है, t बराबर 2 सेकेंड पे टक्कर हो रही, तो 2 सेकेंड के एक क्षण पहले देखोगे तो बॉल मूव कर रही थी बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से। अब एक क्षण बाद देखोगे तो रुकी नजर आएगी, वो एक क्षण में काम हो गया, टक्कर मारते ही बॉडी रुक गई। हम तुम्हें बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कहानी कैसी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 2 सेकेंड दिया, ये क्षण है, वो ये इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है कि तुम F/T कर दो, 2 सेकेंड लगा दो और तुम परेशान हो F निकालने में कि F के कैसे निकलेगा। तो इस सवाल को करा कैसे जाए, इस सवाल को चेंज इन मोमेंटम से करो। सिंपल बात, इम्पल्स चाहिए, चेंज इन मोमेंटम से कर दो। तो इम्पल्स कैसे निकलेगा, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बॉडी का मास इन्होंने दिया है, कितना दिया है, कहाँ दिया है, बॉडी का मास 0.1 kg दिया है। तो बाद में तो 0 ही हो जा रहा है, तो 0 लिख दे रहे हैं। कौन लिखे, v फाइनल। देखो 0 कैसे हो जा रहा है, इसका स्लोप 0 हो जा रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी बताता है, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसका स्लोप 0 होता है, यानी यहाँ वेलोसिटी 0 है। ऐसे भी देख सकते हो कि पोजीशन कांस्टेंट हो गई है। पोजीशन कांस्टेंट होने का मतलब पोजीशन अब समय के साथ बदल नहीं रही है, यानी जहाँ है वही है, यानी रुकी हुई है बॉडी, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल क्या है 0.1 इंटू वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये माइनस का 0.2 kg मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। नेगेटिव उसकी डायरेक्शन बता रहा है, अगर नेगेटिव ना लिखना हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड 0.2 kg मीटर पर सेकेंड यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हालांकि साइन के साथ दिया है तो बी ऑप्शन टिक करेंगे, माइनस का 0.2 kg मीटर पर सेकेंड। बात समझ रहे हैं। तो सवाल इसलिए मैं इसे अच्छा मानता हूं कि मल्टी कॉन्सेप्चुअल सवाल है। काइनेमैटिक्स भी यूज कर लिया,
और मोमेंटम फोर्स न्यूटन्स लॉ भी यूज़ कर लिया, मोमेंटम भी यूज़ कर लिया। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये एग्जाम में आएगा तो जिस जनता ने अच्छे से नहीं पढ़ा है मन लगा के, उसका गलती होने वाले। ऐसे सवाल आपको दूसरों से अलग करते हैं रैंक लिस्ट में, क्योंकि बहुत सी जनता गलत करती है और आप अगर सही करके आते हो तो आप लीड करते हो, दूसरों से आगे निकलते हो। क्योंकि ये सवाल डेफिनेटली गलत होना ही होना है। ज़्यादातर जनता स्किप कर जाती है कि कैसे निकाला जाए। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया और एक रियलिस्टिक सिचुएशन भी दिखाई है कि इस तरह की चीज़ कैसे हो सकती है। तो देखो, अगर ऐसे जाके ऐसे चला जाता ना ग्राफ, तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव होता है, यहाँ स्लोप नेगेटिव हो जाता है। तो जो v फाइनल हमारी 0 आ रही है, जो v फाइनल यहाँ पर 0 आ रही है, वो 0 ना होती। अगर ग्राफ ऐसे जाता तो v फाइनल की वैल्यू भी कुछ ना कुछ नेगेटिव में आ जाती। लॉजिक यही रहता, लॉजिक यही रहता। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस पे एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें, इसका आंसर मुझे भेज दीजिएगा। अगर ऐसे दिया होता, ये 2 है, ये 4 है और ये 10 है, ये मीटर है, ये टाइम है, ये सेकंड है। तो एट t बराबर 2 पे फाइंड इम्पल्स। मास जो है वो 2 kg है। t बराबर 2 सेकेंड पे इम्पल्स बताना है, तो प्लस में आंसर इसका आएगा -5 + 5 10 -20 आएगा। ये आप घर पे ट्राई कर लेना, ठीक। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी +5 या -5, तो -5 इंटू -10 का चेंज हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर। लिखा तो है, मन में कर लिया था। अरे भैया वो काल है तुम्हारा। हाँ 9090 कहाँ पे? गड़बड़ है क्या कुछ? अच्छा, मोटी रस्सी नहीं पढ़ाई ना अभी, थिक स्ट्रिप। Two masses are suspended from a fixed support shown in figure. Figure system is pulled with downward mass. String attached to the support breaks the system. तो 150, 150, 320 आएगा, ए ऑप्शन आएगा। काहे, जब ऊपर की रस्सी टूट जाएगी तो 150 तो तुम लगा रही हो और 150 वेट भी तो लगेगा। ये 150 तुम्हारा एक्स्ट्रा फोर्स है, 300 नहीं हो जाएगा। आइए बेटा, ये कर लीजिएगा, इसका आंसर -20 आएगा, ठीक।
बेटा अब हम थोड़ा सा थ्रस्ट फोर्स आपको बता देते हैं। फोर्स ड्यू टू वेरिएबल मास। बेटा रॉकेट का केस है, जैसे किसी सिस्टम से मास निकल रहा है, किसी सिस्टम में मास जुड़ रहा है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर मास गिर रहा है, रॉकेट से गैसेस निकल रही हैं, कंटेनर में छेद है उससे पानी निकल रहा है। इस तरह के सवालों में ये एक्सप्रेशन यूज़ होता है। अब मैं डेराइव नहीं कराऊंगा, इसका डेरिवेशन मोमेंटम चैप्टर में अच्छा खासा लेंदी डेरिवेशन होता है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ और थोड़ा सा रिलेट कर दूंगा ताकि आप समझ सकें कि कहाँ से आया होगा। बेटा थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी भी, बेटा जब कोई बाहर से मास किसी बॉडी पे आके अटैच होता है या किसी सिस्टम्स का मास वेरी कर रहा होता है, जैसे रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल भरा है, गैसेस भरी हैं, तो जब रॉकेट से तेज़ी से गैस बाहर निकलती हैं तो वो एक फोर्स अप्लाई करती है रॉकेट पे, उसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। चंद्रयान वगैरह भेजा जाता है तो कहा नहीं जाता है कि वहाँ पर जब पहुँच जाएगा तो उसको थ्रस्ट दिया जाएगा जिससे उसमें डायरेक्शन चेंज होगी। तो थ्रस्ट का मतलब वही होता है कि कुछ सिस्टम का कोई पार्ट ऐसे तेज़ी से सिस्टम से बाहर निकलता है और वो सिस्टम को पुश करता है। जैसे नॉर्मल समझो तुम कि अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, उस पर एक कोई ट्रॉली हो, और ट्रॉली पे तुम खड़े हो और तुम ज़ोर से उससे जंप मारो तो मोमेंटम कंजर्वेशन में हम तुम्हें पढ़ाएंगे, ट्रॉली पीछे की तरफ भागेगी। तो तुम्हारी वजह से जो ट्रॉली पे मिला होगा एक फोर्स मिलेगा, उसको आप थ्रस्ट कह सकते हो, है ना। तो थ्रस्ट फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है dm/dt इंटू वी रिलेटिव, dm/dt इंटू वी रिलेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझे। dm/dt होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। बेटा प्रति सेकेंड मास कितना चेंज हो रहा है, तो दो बातें हो सकती हैं। प्रति सेकेंड का मतलब अगर dt समय में dm मास निकल रहा है या जुड़ रहा है तो dm/dt रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेकेंड में कितना मास सिस्टम से बाहर जा रहा है या सिस्टम में आके जुड़ रहा है। ठीक है बेटा, अगर सिस्टम से मास बाहर जाएगा तो मास घटेगा। अगर रॉकेट है, रॉकेट से गैस बाहर निकल रही, फ्यूल बाहर जा रहा है, तो बताओ जैसे जैसे रॉकेट उड़ता जाएगा तो रॉकेट का मास घट रहा होगा कि बढ़ रहा होगा? घट रहा होगा, है ना। तो जब कोई सिस्टम से मास बाहर निकलता है तो पहले तो समझो dm/dt रिप्रेजेंट क्या करता है। तो dm/dt रिप्रेजेंट करता है प्रति सेकेंड कितना मास बाहर जा रहा है या कितना मास बाहर से आके जुड़ रहा है। मान लो कन्वेयर बेल्ट है, बेल्ट वो चल रही है और उसके ऊपर मास बाहर से टपक के गिर रहा है, वो चिपकता जा रहा है, तो वहाँ कन्वेयर बेल्ट में मास जुड़ रहा है, मास बढ़ रहा है सिस्टम का। और रॉकेट से या कंटेनर में छेद है, पानी निकल रहा है छेद से, तो वहाँ कंटेनर का मास कम हो रहा होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कोई चीज़ जब समय के साथ घटती है, डिक्रीजिंग होता है ग्राफ या फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव, उसका रेट नेगेटिव होता है। जैसे अगर मैं कोई ग्राफ बनाऊँ आपसे, देखो मान लो ये मास है, मास, और ये समय के साथ घट रहा है, ऐसे घट रहा है मान लो, तो कोई चीज़ घट रही है तो ग्राफ नीचे आएगा। अगर इसमें तुम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा यानी डिफरेंशिएशन रेट dm/dt, बताओ कैसा होगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। जो ये मैंने पढ़ाया है बेसिक मैथ में, जो चीज़ घटती है उसका रेट नेगेटिव होता है। जैसे अगर मान लो भारत की जनसंख्या समय के साथ घटने लगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अभी कैसी है रेट हमारे कंट्री की? पॉजिटिव है, अच्छी खासी पॉजिटिव है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो dm/dt जो है पॉजिटिव कब होगा? जब मास बढ़ रहा होगा। नेगेटिव कब होगा? जब मास, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि dm/dt पॉजिटिव तब होता है जब मास इंक्रीज कर रहा होता है, और बेटा dm/dt नेगेटिव तब होता है जब मास डिक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीजिंग होता है। आपको साइन के साथ रखनी होती है वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए कि सिस्टम का मास
2 किलोग्राम प्रति सेकंड। प्लीज ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की यूनिट? तो बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? केजी पर सेकंड। तो कैसे दिया जाएगा एग्जाम में? तुमसे कहेगा कि जो रॉकेट से गैसेस निकल रही हैं वो 20 केजी पर सेकंड की रेट से निकल रही हैं। 20 केजी पर सेकंड। तुरंत तुम समझ जाओगे यूनिट देखकर कि केजी पर सेकंड दिया है, यानी ये कौन सी वैल्यू दी है? ये dm/dt की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है? प्रति सेकंड जो मास में चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू दी है। लेकिन अगर रॉकेट से गैसेस बेटा बाहर निकल रही होंगी तो dm/dt की वैल्यू अगर उन्होंने 20 केजी दिया है तो तुम वैल्यू रखोगे -20, क्योंकि वो नेगेटिव होगा। एग्जाम में नेगेटिव नहीं बताएंगे वो तुमको पता होना चाहिए कि अगर फ्यूल बाहर जा रहा है, अगर सिस्टम का मास घट रहा है तो उसका जो dm/dt होता है वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव। और अगर मास बढ़ रहा है, कन्वेयर बेल्ट पे आके बाहर से मास जुड़ रहा है, मान लो हम पानी एक पाइप से पानी आ रहा है, वाटर जेट, और हमने तुम्हारे ऊपर मान लो पानी की धार मारी और पानी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बॉडी से टकरा के चिपकता जा रहा है, तो तुम भारी होते जाओगे, है ना। जैसे पॉजिटिव आयन हाइड्रेट होते चले जाते हैं, ले आ जा वाटर मॉलिक्यूल, आ जा आ जा आ जा। तुमने भी मान लो, तो तुम्हारे ऊपर अगर हम कोई लिक्विड मार रहे हैं और वो लिक्विड तुम्हारी बॉडी से चिपकता जा रहा है और तुमको सिस्टम मान रहे हैं, तो जो बाहर से मास आ रहा है वो तुमसे चिपकता जा रहा है, तो तुम्हारा जो मास होगा इंक्रीज करता जाएगा। उस परिस्थिति में हम dm/dt कैसा लेंगे? पॉजिटिव। तो जब मास बढ़ेगा, बाहर से कोई मास आके जुड़ेगा तो dm/dt पॉजिटिव होगा। लेकिन जब सिस्टम का ही मास बाहर जाएगा, रॉकेट से बाहर जा रहा है, कंटेनर में छेद है, पानी बाहर जा रहा है, तो वहां dm/dt कैसा लेंगे? नेगेटिव। बहुत जरूरी ये बात जानना, वरना सवाल ही बेकार हो जाएगा, होएगा ही नहीं तुमसे सवाल। अब सुनो, v रिलेटिव क्या है? यहां पर v रिलेटिव होता है जो मास निकल रहा है, जैसे रॉकेट से गैस निकल रही है, क्योंकि रॉकेट का ही सवाल आता है, अपने एनसीईआरटी में वही ज्यादा दिया गया है, इसमें घूम फिर के रॉकेट पे ही आ जाता हूं। 10 एग्जाम्पल और भी दिए जा सकते हैं, पर जो एग्जाम में सवाल आने वाला वही एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं मैं। तो v रिलेटिव होता है कि जो मास सिस्टम से निकल रहा है या जो मास सिस्टम में आके जुड़ रहा है उसकी वेलोसिटी सिस्टम के रिलेटिव में क्या है। जैसे रॉकेट से अगर गैसेस बाहर निकल रही हैं तो गैसेस की वेलोसिटी रॉकेट के रिलेटिव में क्या है, ग्राउंड के रिलेटिव में नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा। कन्वेयर बेल्ट पे अगर मास गिर रहा है तो कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में मास की वेलोसिटी क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास जो जुड़ रहा है, एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम। सिस्टम उसे कह रहे हैं जिस पे फोर्स निकाल रहे हैं। जैसे रॉकेट को सिस्टम मानेंगे तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, थ्रस्ट फोर्स जो होता है वो dm/dt इंटू v रिलेटिव होता है। तो एक बात समझने वाली है बेटा, बहुत ही ध्यानपूर्वक ये बातें समझिए आप। अगर मैं आपसे कहूं कि मास जुड़ रहा है तो dm/dt कैसा होगा? अगर dm/dt पॉजिटिव है तो v रिलेटिव की जो डायरेक्शन होगी क्या वही डायरेक्शन फोर्स की होगी? क्योंकि भैया अगर दो वेक्टर आपस में बराबर लिखे हुए हैं और यहाँ माइनस साइन नहीं लगा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? पैरेलल। लेकिन अगर मैं यहाँ dm/dt नेगेटिव है, अगर यहाँ बाहर एक नेगेटिव साइन आ गया तो नेगेटिव साइन क्या करता है? डायरेक्शन को पलट देता है। इसका मतलब अगर dm/dt नेगेटिव हुआ तो v रिलेटिव की जो डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो आप ये कहोगे कि सर अगर dm/dt पॉजिटिव है तो थ्रस्ट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में v रिलेटिव होगा। लेकिन अगर dm/dt सर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्या करेगा? इसकी डायरेक्शन को पलट देगा, यानी जो v रिलेटिव की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। अगर मैं रॉकेट का एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूं तो रॉकेट में रॉकेट ऊपर उड़ता है और गैस कैसे निकलती है? नीचे। गैसेस नीचे निकलती हैं, वहां dm/dt कैसा होता है? नेगेटिव। बेटा dm/dt नेगेटिव होता है, रॉकेट का मास घट रहा होता है बेटा। तो रॉकेट का मास घट रहा होता है तो बेटा dm/dt नेगेटिव होता है, तो गैस जो निकल रही होती हैं वो नीचे की तरफ निकल रही होती है। अब समझना, गैस निकल रही है रॉकेट के रिलेटिव में नीचे की तरफ, dm/dt कैसा है? नेगेटिव है। तो जिस तरफ गैस निकल रही है फोर्स कैसा लगेगा? उसके उल्टा डायरेक्शन में। इसलिए गैस नीचे की तरफ निकलती हैं और रॉकेट पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है।
अगर मान लो कोई बर्तन हो, सिलिंड्रिकल बर्तन हो और एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रख दो, ऐसे ऐसे बर्तन को रख दो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे और पानी भराओ, यहाँ छेद कर दो, छेद से पानी ऐसे निकलेगा, तो पानी निकल इधर रहा होगा लेकिन फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अगर जमीन पे फ्रिक्शन ना हुआ तो ये बर्तन पीछे की तरफ भाग जाएगा। या तुम्हारे घर में एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर कोई हो तो तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक टैंक ले आना, एक बर्तन ले आना, उसमें पानी भरना, उसमें नीचे एक छेद कर देना और एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस अगर हो तो तुम देखोगे जैसे छेद से पानी बाहर आएगा बर्तन पीछे की तरफ मूव करने लगेगा तुम्हारा, ठीक है। बट फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन रोक लेगा, फ्रिक्शन चलने नहीं देगा, ठीक है। तो मुद्दा यह है बेटा कि रॉकेट के केस में क्या होता है, फिर समझो dm/dt होता है नेगेटिव, और जब यह चीज नेगेटिव होती है तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन v रिलेटिव के अपोजिट हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज पॉजिटिव होगी तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन v रिलेटिव की डायरेक्शन में हो जाए। चूंकि रॉकेट के केस में मैं फिर रिपीट कर दूं कि गैसेस बाहर आती है, dm/dt नेगेटिव होता है, मास घट रहा होता है। dm/dt नेगेटिव होने के कारण जिस डायरेक्शन में गैसेस निकलती हैं बच्चा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं। तो जब रॉकेट उड़ता है आप देखेंगे तो गैस बहुत तेजी से नीचे की तरफ निकलती हैं, और वो बहुत तेजी से जब गैस नीचे की तरफ निकलती हैं तो बहुत सारा फोर्स ऊपर की तरफ लगाती हैं, और वो फोर्स उसको जो है mg को कैंसिल आउट करके, ओवरकम करके रॉकेट को ऊपर की तरफ उड़ा के ले जाता है, ठीक है। तो रॉकेट पे हम जो थ्रस्ट फोर्स लगाएंगे वो गैसेस के जो फ्लो की डायरेक्शन होगी, निकलने की जो डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। लेकिन अगर कन्वेयर बेल्ट का जब सवाल करेंगे तो कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है कि मास बाहर से आके गिर रहा होता है बेल्ट पे, तो वहाँ dm/dt, दो ही सवाल आते हैं हमारे नीट में, तो कन्वेयर बेल्ट आएगा, रॉकेट आएगा। तो वहाँ पर dm/dt बच्चा पॉजिटिव होता है, तो जिस डायरेक्शन में v रिलेटिव की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। तो दो बातें यहाँ पर मेरे हिसाब से और लिख लेनी चाहिए हमें। वो नंबर 1 वाली बात ये है कि अगर dm/dt पॉजिटिव है, अगर dm/dt पॉजिटिव है तो फोर्स जो लगेगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ v रिलेटिव की डायरेक्शन में लगेगा। dm/dt अगर नेगेटिव है तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा इज अपोजिट टू v रिलेटिव। v रिलेटिव की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट। इतनी कॉन्सेप्ट, थ्योरी में इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। एप्लीकेशन तभी कर पाओगे जब थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी अगर क्लियर नहीं है तो एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। तो जो बातें ज़रूरी हैं थ्योरी में वो बहुत ज़रूरी हैं।
तो मास बढ़ेगा तो dm बाई dt पॉजिटिव, मास घटेगा तो dm बाई dt नेगेटिव, ठीक है। और अगर dm बाई dt पॉजिटिव है तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन v रिलेटिव की डायरेक्शन में, अगर dm बाई dt नेगेटिव है तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट में। कुछ क्वेश्चंस इस पे दिए हमारे असाइनमेंट में, हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। लिख लिया सभी ने? जैसे क्वेश्चन नंबर 36 गिवन है, पहले 35 नंबर करेंगे, पेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 3। रॉकेट प्रपल्सन वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस रिलेटिव टू द रॉकेट। बेटा एक रॉकेट है ये, दिस इज योर रॉकेट। इस रॉकेट से गैसेस नीचे आ रही नीचे, और एग्जॉस्ट वेलोसिटी का मतलब वही है जो रॉकेट से गैस निकलती है जिस वेलोसिटी से, उसको एग्जॉस्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस होगा बेटा वो हमारा दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब बेटा 2000 मीटर प्रति, ये वी रिलेटिव है, ठीक है। अच्छी बात है, गैस नीचे निकल रही होंगी बेटा। रॉकेट का जो मास दिया गया है इस मोमेंट पे, हालांकि मास बदल रहा होगा मेरे बच्चों, लेकिन ये मास जिस क्षण का दिया जाता है उसी क्षण की बात हमसे पूछी गई। बदलेगा तो थोड़ी समय बाद कम होगा ना, अभी इस क्षण में तो यही होगा ना। तो इसमें यह कहा गया है कि फ्यूल कंबशन रेट क्या होना चाहिए बेटा, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तो फ्यूल कंजम्पशन का मतलब dm बाई dt, कितने किलोग्राम प्रति सेकेंड, dm बाई dt पूछा गया है। तो dm बाई dt अननोन है बेटा, dm बाई dt अननोन है। मान लेते हैं dm बाई dt की वैल्यू x kg है, x kg प्रति सेकेंड। तो x का मान हमें बताना है, एक सेकेंड में कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा होगा। फ्यूल मतलब वही कितनी गैस जल जल के बाहर जा रही होंगी। अगर आप समझ ना आए कभी फ्यूल कंजम्पशन क्या है तो थोड़ा ऑप्शन देख लो, यूनिट देख लो, देखो लिखा है kg पर सेकेंड, kg पर सेकेंड लिखा है कि नहीं लिखा है। यानी क्या पूछा गया हमसे, dm बाई dt। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मुझे ये बताओ बेटा अगर रॉकेट हवा में उड़ रहा है तो क्या इसका mg नीचे लग रहा होगा? तो फिर ऊपर कैसे जा रहा है? गैस नीचे निकल रही, तो क्या थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? फ्लो लग रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है, और अगर ऊपर जा रहा है तभी तो ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन है। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू हम लिख लेंगे बाद में। तो बताओ न्यूटन्स लॉ कैसे लिखेंगे, बताओ। थ्रस्ट फोर्स माइनस mg बराबर n, ठीक है भैया। थ्रस्ट फोर्स को लिख देते हैं dm बाई dt, dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, वी रिलेटिव बराबर लिख दो, m की वैल्यू लिख दी बेटा 1000 इंटू 4.9। अगर वैल्यू नहीं रखनी तो चलो अभी m लिख देते हैं, इधर a प्लस g हो जाएगा बेटा, ठीक है। a इधर है, g इधर है। dm बाई dt हमसे पूछी गई है और इसको 2000 दे देते हैं, 2000 दिया गया है। मास कितना है 1000, मास कितना है 1000। a की वैल्यू 4.9 है, g की वैल्यू 9.8 लिख देते हैं। तो dm बाई dt बड़े आराम से आ जाएगा हमारा, dm बाई dt आ जाएगा। ये कितना होता है बताओ, 9.8 प्लस 4.9 कितना होता है? 5 जोड़ेंगे तो 14.7 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2, कैलकुलेशन देख लो। तो 7.35 आ जाएगा शायद kg पर सेकेंड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा जब भी रॉकेट एक्सेलरेट करेगा तो रॉकेट में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे, ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स लगाएंगे। गैस बेटा समझना नेगेटिव साइन, अब तुम ये कह दोगे कि सर dm बाई dt माइनस साइन के साथ रखना है ना, जो माइनस साइन था, रॉकेट गैस इधर निकल रही थी, फोर्स किधर ले लिया उल्टा, माइनस एडजस्ट हो गया। न्यूमेरिकल में माइनस साइन ना रखना कभी, ठीक है। माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और अगर गैस नीचे निकल रही है और आपने फोर्स ऊपर ले लिया तो आपने माइनस एडजस्ट कर लिया। अब आपको माइनस को लिखना नहीं है घुसेड़ के कि यहाँ माइनस dm बाई dt आप लिख रहे हो, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको माइनस का इस्तेमाल फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए करना है, ठीक है। तो रॉकेट कभी भी बेटा एक्सेलेरेट लगेगा, थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो कभी एक्सेलेरेशन पूछ लेगा, कभी एक्सेलेरेशन बता देगा। यहाँ एक्सेलेरेशन बताया गया है
और थ्रस्ट फोर्स में dm/dt पूछा गया। dm/dt ही रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन भी यही है, प्रति सेकंड कितना फ्यूल की खपत हो रही है, कितनी प्रति सेकंड कितनी गैसेस बाहर आ रही हैं, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। इसका यूनिट होगा kg/सेकेंड। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऑप्शन देख के पता चल सकता है। अच्छा, मुझे थोड़ा कॉमन सेंस बताओ कि अगर मुझे इस रॉकेट को कहा जाए कि बस जस्ट उठाना है, एक्सेलेरेट भाड़ में जाए, मुझसे कहे बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जस्ट उठ जाए रॉकेट, कितनी स्पीड से गैस बाहर निकले। तो अगर मुझे जस्ट उठाना ही हो तो थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? एक सवाल मिलेगा। अगर जस्ट लिफ्ट करने की बात हो तो बस थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर कर देना? एक्सेलरेशन 0 कर देना, मत करो एक्सेलरेट, धीरे से उठा दो बस उसको। तो थ्रस्ट फोर्स बराबर mg कर देना, तो ये a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इसके mg के बराबर हो जाएगा, तो आपको वहां से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं होमवर्क टिक करा दे रहा हूँ, मैं कल इसके सवाल कराऊंगा और, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो सवाल मैं टिक करा रहा हूँ उनको आप ट्राई करना। कल नहीं होंगे तो कल जब मैं दोबारा से सवाल कराऊंगा इस पर काफ़ी सारे, तो आप फिर कल करोगे तो कल दोबारा से हो जाएंगे वही सवाल, पर ट्राई कर लेना आज। ठीक है, तो होमवर्क लिखो जरा। तो अब आपको ये वाला सेक्शन पूरा ट्राई कर लेना है। कौन सा वाला? पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे देखो, ये पढ़ा है हेडिंग मोमेंटम, इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 21 से लेकर ये पूरा कर लेना है तुमको। मैं तुम्हें बता दूँ क्या क्या कर लेना है तुमको। पेज नंबर 1 पूरा कर लेना है, पेज नंबर 2 पूरा कर लेना है, पेज नंबर 3 पूरा कर लेना है, पेज नंबर 4 पूरा कर लेना है, पेज नंबर 5 पूरा नहीं करना। पेज नंबर 5 के आगे जो हमने टिक कराया अभी वही करना, कोई नया होमवर्क नहीं है उसमें। ठीक है, पर पेज नंबर 4 तक पूरा कर लेना है। इसमें आपको कन्वेयर बेल्ट वाले सवाल मिलेंगे जिसमें आपको F बराबर dm/dt इंटू वी रिलेटिव यूज़ करना पड़ेगा। कन्वेयर बेल्ट पे मास टपक रहा होगा तो वहाँ पर ध्यान से देखना, kg/सेकेंड में जो चीज़ दी जाएगी वो dm/dt होगा और v आपको दिया जाएगा। बाकी मैं कल सवाल कराऊंगा, उसकी चिंता ना करें। ठीक है, तो अब मैं आपको 15 मिनट आपके डाउट लेने वाला हूँ जो मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। तो जो सबसे कठिन सवाल हो, जो सबके डाउट हो, वो पूछिए आप मुझसे। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कोई पूछ रहा है, आइए। ये क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? सब लोग देखेंगे, आपका डाउट हो चाहे ना हो, आप सवाल सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर जो एक बच्चा कोई डाउट पूछ रहा है तो हो सकता है कि आपको भी कल आप सवाल लगाओ तो वही डाउट फंसे। अब 32 अच्छा सवाल मैंने देख लिया, इसके बाद 30 बता दूंगा। बेटा 32 में देखो क्या कह रहा है। 32 में, और मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा धीरे धीरे करके, 2-4 दिन में पूरी असाइनमेंट डिस्कस कर दूंगा, किसी का डाउट छूटेगा नहीं, इसलिए परेशान ना हो। आज रह जाएगा तो कल डिस्कस कर दूंगा, लेकिन जो डिस्कस कर रहा हूं वो कल नहीं डिस्कस करूंगा, रिपीट नहीं करूंगा, याद रखना ये बात, इसलिए इसको ध्यान में रखना। तो इसमें लिखा है एक डिस्क है बेटा, एक डिस्क हवा में लटकी हुई है, हवा में ऐसे 1 किलोग्राम इसका मास है, 1 किलोग्राम मास है। इससे हो क्या रहा है बेटा, ये बुलेट्स हैं, नीचे से बुलेट जा जाके टकरा रही हैं, ऐसे जा जाके टकरा रही हैं, ऐसे बुलेट ऊपर जा जाके टकरा रही हैं। और 10 बुलेट 1 सेकंड में टकरानी पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 बुलेट टकरा रही हैं और रिबाउंड कर रही है सेम स्पीड से। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर v स्पीड से टकरा रही हैं और v से रिबाउंड कर रही हैं, m मास है एक बुलेट का, तो एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज कितना होगा? एक बुलेट के, बताओ एक बुलेट में मोमेंटम में चेंज कितना होगा? 2 mv होगा कि नहीं होगा? 0 तो नहीं समझ रहे हो क्या? देखो कैसे चेंज होगा। फाइनल मोमेंटम है -mv, नीचे -mv, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, गड़बड़ ना करना, ये फाइनल है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है? +mv। तो देखो मोमेंटम में चेंज होगा -2mv। माइनस का मतलब हुआ नीचे की तरफ चेंज हो रहा है, जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, पर हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो जो मोमेंट एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो 2mv हो रहा है, ये याद होनी चाहिए बात। अगर v स्पीड से कोई बॉल टकराती है और v से रिबाउंड कर जाती है तो मोमेंटम में चेंज कितना होता है? 2mv होता है। अच्छा, बुलेट पे फोर्स नीचे लगेगा तो इनके टकराने के कारण डिस्क पे फोर्स कैसे लगेगा? ऊपर। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है dp/dt। dp/dt का मतलब समझाओ।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो अंग्रेजी हो गई, थोड़ा अच्छा मतलब समझाओ। रेट का मतलब हुआ 1 सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है। कितने सेकेंड में? अच्छा बताओ, एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज है 2 mb, और कुछ 1 सेकेंड में कितनी बुलेट टकरा रही है? 4 कहाँ है? 10 टकरा रही है। तो ये बताओ पूरा मोमेंटम चेंज जो फोर्स होगा वो 1 सेकेंड में कुल मोमेंटम कितना चेंज हो रहा, वही होगा ना। तो 10 बुलेट टकरा रही हैं, एक बुलेट के मोमेंटम में चेंज है इतना, तो क्या 1 सेकेंड में टकरा रही है, तो ये मोमेंटम चेंज हो गया और टाइम इंटरवल 1 सेकेंड हो गया। क्या यही फोर्स होगा? अरे होगा या नहीं? ये फोर्स बुलेट के टकराने से कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। और फोर्स ऊपर लगेगा, और अगर डिस्क रुकी हुई है हवा में, ऐसे रुकी हुई है, गिर नहीं जाएगी ऐसे, तो यहां बुलेट ऐसे टकरा रही है रुकी हुई हवा में, इसका मतलब जो फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है उसने किसको बैलेंस कर रखा है? वेट को बैलेंस कर रखा है। तो बस यहां से आपको 20 mv को आप डिस्क के mg से बैलेंस कर दोगे। बेटा ये बुलेट का मास है, बुलेट का, और ये किसका मास है? डिस्क का। आप रख दोगे तो आपको फटाक से आंसर आ जाएगा, जो भी आपसे पूछा गया है वो आपको आ जाएगा। फोटो खींच लीजिए, अगला सवाल बताइए। 51 30 बता दे रहे हैं, पहले 30 काफ़ी बार बोल दिया भैया ने। 30 में कह रहा है कि एक टेनिस बॉल है। 30 में कह रहा है एक टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर, इट रिबाउंड्स टू ए हाइट 5 मीटर, बॉल वॉज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकेंड, एवरेज फॉर 20 से गिरा 5 रिबाउंड किया। सही सवाल है। देखो बेटा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, ध्यान देना। एक बॉल 20 मीटर की ऊंचाई से गिरी, 20, तो बेटा बताओ अगर v1 स्पीड से टकराई है और 20 मीटर की ऊंचाई से गिरी है, तो याद करो 1D मोशन में मैंने पढ़ाया था कि जब कोई बॉल 0 स्पीड से गिरती है तो v² = u² + 2gh, u बेटा 0 होगा, तो क्या v1 की वैल्यू √2gh आती थी? यानी जो इससे टकरा रही होगी बेटा √2 × 10 × 20, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बेटा टकरा रही है। फिर बेटा ये कह रहे हैं कि जब टकराने के बाद रिबाउंड करती है v2 से, तो ये 5 मीटर की मैक्सिमम ऊंचाई तक जाती है, 5 मीटर की ऊंचाई तक जा रही है। गिरी थी 20 मीटर से, रफ्तार कम हो गई होगी टक्कर के बाद, तो 5 ही मीटर ऊपर गई। तो हमें यह पता करना होगा कि कितनी स्पीड से ऊपर गई है ये, तो ये यहां से यहां के बीच में अप्लाई कर दे रहे हैं बेटा। तो v² = u² - 2gh ऊपर की तरफ, तो v को 0 रख देंगे हाईएस्ट पॉइंट पे, ये हो जाएगा बेटा v2, ये v2 से ऊपर उठ रही है, 5 मीटर मैक्सिमम हाइट है, तो 2 × 10 बेटा ये 5 मीटर है, तो 20 × 5 कितना हो गया? 100। तो बताओ v2² कितना हो जाएगा यहाँ पे? 100। तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बॉल टकराई कितने से थी? गई कितने से? आइए फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम ध्यान देना, mv2, v2 है +10 माइनस mv1, v1 है -20। बेटा ये है +10, साइन के साथ लेना होगा, ये है -20, तो mv2 - mv1। क्या समझ आ रही बात? mv2 फाइनल मोमेंटम माइनस, ये नेगेटिव है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो बेटा 10 और 20 30 m आ जाएगा, 30 m बटे टाइम इंटरवल। बेटा मास तुम्हें दिया गया है, टाइम 0.01 दिया है, मास 1 किलोग्राम है क्या? देखो कि 2 किलोग्राम मास दिया है, एक्सेलेरेशन पूछा है, ये तो फोर्स है, तो डबल काम करवा लिया तुम लोगों ने। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होता है? v2 - v1 अपॉन, तो v2 हो गया प्लस का 10 माइनस के 20 बटे 0.01, तो 3000 आ जाएगा, 30 बटे 0.0 3000 आ जाएगा ना। तो एवरेज फोर्स भी पूछ सकता है और हमसे एवरेज एक्सेलेरेशन भी पूछ सकता है। बेटा 1000 सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। क्या मोमेंटम चेंज से इंपल्स भी पूछ सकता है क्या? यहाँ क्या इंपल्स पूछ सकता है? यहाँ पे इंपल्स कैसे आएगा? इंपल्स आएगा चेंज इन मोमेंटम। तो जो ऊपर की चीज लिखी है, ये चीज, ये इंपल्स ही तो लिखी है, इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम ही तो लिखा है, ये इंपल्स पूछ सकता है बेटा यहाँ पे, क्योंकि कोलिजन हुआ है तो यहाँ इंपल्स लगेगा। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी काम करवा रहा है हमसे।
अब जिन बच्चों को ये रिजल्ट याद होंगे डायरेक्ट, हमने इक्वेशन इसलिए बनाई, ये पता नहीं किसने 1D मोशन पढ़ाओ ना पढ़ाओ, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकता था मैं, लेकिन इक्वेशन बना के दिखाइए ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी रिलेट कर सके। एक और डिस्कस करेंगे, बताओ जल्दी। 59 89 89 रस्सी में मांस है, अभी पढ़ाया नहीं, कल पढ़ाएंगे, धोखे से टिक करा दिया होगा। 89 अभी पढ़ाया नहीं, रस्सी में मांस कल पढ़ाएंगे, ठीक है। 70 धोखे से टिक हो गया, सूडो फोर्स का सवाल है, 70 काट दो। और बताओ 65, ये बता देंगे। फोटो खींच लो भैया, है ना, खींच ली होगी, लिखो ना, नीरज बेटा तुम्हारा ही लॉस है, वीडियो में देख लेना, जाके मुझसे ले लेना। लिख लेना घर पे जाके, देखो क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द बैन इन स्टेशनरी लिफ्ट। देखो तुम्हें इतनी बात तो याद होगी, किसी वेइंग मशीन पे जब आदमी खड़ा होता था तो जो अपेरेंट वेट होता था, अगर लिफ्ट रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो बताओ क्या आता था, mg। अरे नॉर्मल ही तो अपेरेंट वेट होता था, बोलो। और अगर एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है तो बताओ क्या होता था, mg प्लस a। और अगर नीचे आ रही तो क्या होता था, याद आ रहा है। और फ्री फॉल में क्या हो जाता था, जीरो। फ्री फॉल में क्या हो जाता था, जीरो। तो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, कहाँ गए, 65 में कह रहे जब लिफ्ट स्टेशनरी थी और जब वो किसी एक्सेलेरेशन से कहाँ गई, डाउनवर्ड आ रही है, तो जो अनुपात है वो 3:2 है। इसका मतलब स्टेशनरी में वेट कितना होता है, ट्रू वेट के बराबर। और जब एक्सेलेरेशन ए से नीचे आ रही होती है तो वेट कितना होता है, mg माइनस ए। भैया अपेरेंट वेट पढ़ाया है भैया, ये किसके बराबर है, 3/2। क्या m से m करके गुणा भाग करके ए नहीं निकाल पाओगे, आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब बस कल पूछना, पूरा क्लास में डिस्कस करूंगा, पूरा एक एक सवाल जो भी डाउट आएगा। एक दिन पूरा, अगर लगेगा डाउट ज़्यादा हो गए हैं तो एक दिन पूरे डाउट ही डिस्कस कर दूंगा।